नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाह हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 9 व्याख्यान 41 के अंतर्गत अनुवाद और साहित्य। इसमें हम साहित्यिक अनुवाद 1 और अगला व्याख्यान साहित्यिक अनुवाद 2 रहेगा। और फिर आगे के अनुवाद में अनुवाद और साहित्य 1, अनुवाद और साहित्य 2, अनुवाद और साहित्य 3, इस तरह के 5 व्याख्यान। तो साहित्यिक अनुवाद अनुवाद और साहित्य में मैंने इसको क्यों लिया है वैसे साहित्यिक अनुवाद हमने क्षेत्र में देखा है कि साहित्यिक अनुवाद क्या है, तो कुछ विस्तार सी चीज़ों का उल्लेख आवश्यक है। तो अब ये विस्तार हमें चाहिए, इसलिए हमने इसको, जब अनुवाद और साहित्य पर हम बात ही कर रहे हैं, तो इसका कुछ विस्तार रूप आप लोग को बता दें कि साहित्य क्या है और साहित्य का अनुवाद क्या है, ये हम देख लेंगे। और अनुवाद और साहित्य में हम जो है कितने अनुवाद हुए हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में और उसका क्या महत्व है, ये हम अनुवाद और साहित्य में देखेंगे, जो व्याख्यान आगे के अनुवाद साहित्य 1, 2, 3 में देखेंगे। तो साहित्यिक अनुवाद पर बात करें तो अनुवाद की सृजनात्मकता और रचनाशीलता की वास्तविक कसौटी साहित्यिक अनुवाद को माना जाता है। अब सृजनात्मकता और रचनाशीलता अगर हम इस पर बात करें तो साहित्य अनुवाद में ही हम एक सृजनात्मक प्रक्रिया को हम देखते हैं, इसलिए इसको हम साहित्यिक अनुवाद में ही देख पाएंगे, सृजनात्मक प्रक्रिया को, जिसमें एक वास्तविक रूप हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अनुवाद के विभिन्न प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेष है साहित्यिक अनुवाद में भाषिक अर्थ के साथ साथ उसके भाव तथा उसमें अंतर्निहित विचार का भी महत्व होता है। इसलिए साहित्यिक अनुवादकों से उम्मीद की जाती है कि वे मूल पाठ की आत्मा से एक मय होकर अनुवाद में मूल कृति में लेखक की अभीष्ट अनुभूति के साथ संवेदना को भी व्यक्त करने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए अनुवादक का स्वयं उस विधा विशेष की कृति और भाषा के सांस्कृतिक प्रभावों से परिचित होना आवश्यक है। अब ये तो है ही कि हम विषय का ज्ञान हमें ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जब साहित्य का अनुवाद करेंगे तो वहाँ संस्कृति को जानना आवश्यक है। साहित्य के अनुवाद की मूलभूत प्रक्रिया से गुजरते इसके विभिन्न स्तरों को देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साहित्य की विभिन्न विधाओं के अनुवाद और उनमें आने वाली बाधाओं को रेखांकित करते हुए देखने का प्रयास करेंगे कि साहित्यिक अनुवाद कैसे एक साहित्यिक रूपांतर भी होता है। इसमें हम विभिन्न विधाओं को और फिर वहां पे जो समस्याएं हैं उनको भी हम देखेंगे और उसका सांस्कृतिक रूपांतर कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। साहित्य अनुवाद का स्वरूप, साहित्यिक अनुवाद के स्वरूप को समझने के क्रम में सर्वप्रथम मूल पाठ से सही ढंग से परिचित होना चाहिए। इसके भाषाई अर्थ को देखने के साथ साथ अंतर्निहित विचारों व भावों को समझना भी जरूरी है। साहित्यिक अनुवाद की सफलता इस बात पर निर्भर है कि उसमें मूल पाठ के भाषी अर्थ स्तर के साथ उसकी भावनाएं, विचार और संवेदनात्मक समान तीव्रता के साथ व्यक्त हों। इसके लिए साहित्यिक अनुवादक को उस विधा का पर्याय ज्ञान होना चाहिए, यानी वो लेखक या अनुवाद से पहले मूल पाठ को ढंग से समझ लेना चाहिए। अब साहित्यिक अनुवाद में हमें ये ध्यान देना होगा कि क्या उसने पाठ को पढ़ लिया है या उससे परिचित है या नहीं। अब परिचित नहीं है तो वो सही से अनुवाद नहीं कर सकता, अगर लेखक है तो ठीक है। तो वहां पे उसे विषय का ज्ञान होना जरूरी है। साहित्यिक अनुवाद में पाठ पठन के बाद दूसरा चरण है पाठ विश्लेषण का आता है।
इसके कई आयाम होते हैं, जैसे वाक्य का अनुवाद, उपवाक्य, पदबंध, शब्द आदि के अनुवाद पाठ विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। छंद, प्रतीक और अलंकार जैसे तत्व भी इसमें शामिल हैं। इस पाठ विश्लेषण जैसा अनुवादक लक्षित भाषा में अनुवाद की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देता है। अनुवादक को यह ध्यान रखना होता है कि किस तरह मूल भाषा के पाठ को लक्षित भाषा में किस तरह से अनुवाद करें ताकि वो उसकी भाषा के पाठ में बदल सके। तो विश्लेषण होगा। अब विश्लेषण में फिर हर एक वाक्य की विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो साहित्यिक अनुवाद का अगला चरण भाषांतरण, जो लक्षित भाषा में अंतरण मतलब लक्ष्य भाषा में अंतरण होगा। यहां अनुवादक को सावधानी बरतनी होती है कि भाषांतरण में मूल पाठ का, तो जो मूल पाठ की जो रक्षा है वो मतलब सुरक्षा, मतलब रक्षा क्या है? विषय, मूल पाठ का विषय को सुरक्षित रखते हुए तथा संरचनात्मक स्वरूप भी प्रभावित ना हो, तो उसका संरचनात्मक स्वरूप को भी बनाए रखना है। मतलब यह कि मूल पाठ की संपूर्ण संरचना के संवेदनशील प्रसंगों को पहचान कर लक्ष्य भाषा में अनुदित कर देना अनुवादक का कर्तव्य। प्रतिस्थापना, सब्स्टिट्यूशन अनुवाद की प्रक्रिया का अगला चरण है। यहां मूल पाठ से अनुदित सामग्री का लक्ष्य भाषा में समायोजन किया जाता है। इस दौरान अनुवाद लक्ष्य भाषा के प्रभाव और उसकी आंतरिक से मेल को महत्व देते हुए मूल पाठ की वाक्य संरचना और पदबंध, मुहावरे, शब्द संगीत और उसके गठन आदि में आवश्यक परिवर्तन ला सके। कई बार मूल पाठ के अतिरिक्त वाक्य या शब्दों को लक्षित भाषा में लेना पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मूल पाठ संपूर्ण भाव लक्ष्य भाषा में आ जाए। यदि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा की भाषिक विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिस्थापना के जरिए दो विभिन्न भाषाओं के परस्पर सहयोग और अनुवाद के बहुत व्यवस्थित और कुशल तरीके से संभव बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखें कि किस तरह से उस प्रक्रिया पर हमें ध्यान देना है अनुवादक को। हालांकि इसका हमने पहले ही विस्तार से विवेचन हो गया है, किया है हमने इसका विवेचन। अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वहाँ बहुत विस्तार रूप से भी हमने बताया। जैसे जमाल वॉज ए गुड लीडर, अगर हम ये बताएं वाक्य है, तो इस वाक्य का अनुवाद जमाल अच्छे नेता थे, वॉज ए के लिए ये एक शब्द हिंदी में जरूरी नहीं है, लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ए जोड़ना आवश्यक है। अब यहां पे ये के लिए एक के लिए एक शब्द आना है, लेकिन हिंदी में इसकी जरूरत नहीं है। जमाल एक अच्छे नेता थे की जरूरत नहीं, अच्छे नेता थे ये काफी है, लेकिन अंग्रेजी में जोड़ना जरूरी है। जैसे जमाल वॉज गुड लीडर, ऐसा नहीं आ सकता वाक्य संरचना में। तो यही संरचनात्मकता को बनाए रखना है, तो जमाल वॉज ए गुड लीडर आना चाहिए। साहित्यिक का अंतिम चरण मूल पाठ का अनुदित पाठ के साथ तुलना संबंधी विश्लेषण। अब यहां जो साहित्यिक अनुवाद में जो अंतिम चरण आएगा वहां है तुलना। इस पड़ाव पर अनुवादक यह देखने का प्रयास करता है कि भाषांतरण का समग्र भाव मूल पाठ से समानता रखता है या नहीं है। भाषांतरण जो किया है उसका जो भी भाव है वो मूल पाठ से रखता है या नहीं। इस प्रक्रिया में उसे मूल अर्थ की संदर्भ अनुकूलता, विचार और ध्वनि और उसके साथ उसके जो भाव हैं उसको साथ साथ देश काल के अनुकूल इसके प्रभाव, तो इन सब की परख करनी होती है। यदि मूल पाठ
काव्य अथवा नाटक है तो इसके अनुकूल छंदों का उपयोग करना भी आवश्यक है, जिससे न केवल इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके बल्कि भाषाई स्तर पर भी पाठक रस ग्रहण कर सके। इस पूरी प्रक्रिया में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुवाद केवल भाषांतरण नहीं होता बल्कि वो अपने आप में एक सृजनात्मक कार्य भी है। अब इस पर बहुत सारे जो हमारे चिंतक हैं उन्होंने बताया है कि एक सृजनात्मक कार्य है, ये इतना आसान नहीं है इसके कार्य में। इसलिए साहित्यिक अनुवाद में रचनात्मकता का होना अनिवार्य है, जो इसे समकालीन अनुकूलता प्रदान करता है। ऐसे अनुवाद ही सही अर्थ में साहित्यिक अनुवाद कहलाएगा। अब साहित्य अनुवाद में सृजनात्मकता, जब हमने सृजनात्मकता पर बात की है तो अब उस पर हम देखेंगे कि सृजनात्मकता क्या है। साहित्यिक अनुवाद में सृजनात्मक व रचनात्मकता के महत्व को जानने के बाद उन पहलुओं पर बात करना आवश्यक है जो अनुवाद को सृजनात्मक प्रदान करते हैं। तो इस क्रम में पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवाद को एक पाठ की भाषा व लक्ष्य भाषा दोनों पर्याप्त ज्ञान होने की जरूरत है। अगर पर्याप्त नहीं है तो मूल पाठ के विविध विषयों को समझना होगा। मतलब वो मूल पाठ लक्ष्य भाषा दोनों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। पर्याप्त नहीं है तो मूल भाषा की विविध विशेषताओं को समझना, मतलब पहले भाषा को समझें, पहले भाषा को समझें। कविता का अनुवाद करते समय अनुवादक को कविता की बारीकियों, उनके भावों के बारे में गहरा समझ होना चाहिए। मतलब वहां पे उसका जो है गहरी समझ उत्पन्न होनी चाहिए, कविता की गहरी समझ, उसके भावों को। इसी तरह कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध जैसे अन्य साहित्यिक रूपों के बारे में भी कहा जा सकता है। अनुवाद को रचनात्मक बनाने के लिए अनुवादक को मूल पाठ से कई बार गुजरना पड़ता है ताकि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परिवेश से परिचित हो सके। इस क्रम में अनुवादक को कृति उसके चरित्रों एवं कथा के माध्यम से जीना होता है। साथ ही अनुवादक मूल कृति के रचनाकार की उस मनस्थिति को पकड़ने का प्रयास करता है जिनमें उसने वह रचना लिखी है। अप्रासंगिक प्रसंगों से बचना व आवश्यक प्रसंगों को समाहित करना भी अनुवादक के लिए चुनौतीपूर्ण है। उसे सदैव ध्यान रखना होगा कि वो कृति का एक तरह से पुनर्सृजन कर रहा है, ना कि केवल भाषांतरण, तभी वो सफल अनुवादक कहलाएगा। तो मूल कृति, परिवेश, भाव, इन सब पर ध्यान रखना है। अब विधाएं हैं भाई, साहित्य के अनुवाद में विधाएं हैं। अब विधाएं, हर एक विधा की अपनी विशेषता है। जैसे भाषा की विशेषता है वैसे विधाओं की विशेषता है। अब भाषा कुछ कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ अनुवादक के लिए हो सकता है कि कुछ भाषा, जैसे लक्ष्य भाषा आसान है, स्रोत भाषा कठिन है, या स्रोत भाषा कठिन है, लक्ष्य भाषा आसान है। तो फिर उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी ले लीजिए। अब अंग्रेजी, हम सिर्फ हिंदी अंग्रेजी की बात करते हैं भारत में रहते हुए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का प्रचलन ज्यादा है भाषा के रूप में, पूरे एक संपर्क के रूप में। लेकिन यूरोप में अगर जाएं तो वहां पे फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, जर्मन भी है। तो आपको उन भाषाओं से भी परिचित होना है। रचनाकार के समकालीन मानसिकता को समझकर और रचनात्मकता के संपूर्ण सांस्कृतिक निर्माण के साथ उसके अर्थ को समझने वाला अनुवादक उस रचना की संपूर्णता को देख सकता है। इसके बाद अनुवादक निपुणता से उसकी भावनाओं में भरे हुए भाषा रूपों को समझना शुरू करता है। शब्द समूह, वाक्य, संकेत, संवाद, मुहावरे, और फिर उसमें जो योजना है उसके समकालीन दृश्यता को आदि के साथ अनुवादक के सामने खुलकर प्रस्तुत होती है। तो वह उस समय और स्थिति के अनुसार
संभल कर आसान तरीके से उसको अनुवाद करेगा जो अनुवादक है। तो अनुवादक के सामने चुनौतियां हैं। अब यहां पे अनुवादक इस चुनौती पर रहता है कि जो मूल की जो शब्द हैं, वाक्य हैं, संवाद हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, परिवेश, वे संभल के तो अनुवाद करें। अगर हम नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। अनुवादक के लिए प्राथमिक रचना के निर्माण के समय की स्थिति, पर्यावरण, संस्कृति, रीति रिवाज, मानव व्यवहार, उसके पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका महत्व समझना बहुत आवश्यक है। अनुवाद एक सांस्कृतिक परिवर्तन है, इसलिए इसके एक बहुत बड़े कारण के रूप में माना जाना चाहिए। तो अब एक सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब परिवर्तन हम क्यों कह रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन क्यों कह रहे हैं इसको हम? तो इसलिए कह रहे हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा, दो संस्कृति है, दूसरी संस्कृति में लेके आना है हमें, इसलिए इसे एक बहुत बड़े कारण के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें लैटिन अमेरिकन साहित्य का अनुवाद करना है तो हमें उस साहित्य की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सांस्कृतिक विशेषता कैसी है, रचना में मौजूद पात्रों के संघर्ष का आयाम क्या है, पात्रों की पहचान से जीवन के किस कोने को प्रकट करता है, और अनुवाद के माध्यम से हम अपनी स्थितियों के साथ कहां मेल खा सकते हैं, इसे समझना चाहिए। इसे सावधानी से अनुवाद करना चाहिए। प्राथमिक रचना की संपूर्ण रचना के साथ उसकी भावना हमारे स्थितियों के अनुसार अनुवाद में संवाद करती है, क्योंकि इसमें अनुवाद बढ़ने के सर्वोत्तम तत्वों को संभव रूप से देखा जा सकता है। इस तरह से अनुवाद प्रणाली में हिंदी में एक अच्छे जो है योगदान हमें मिल सकते हैं। तो जो प्रणाली है, उस प्रणाली को अगर हम अच्छी तरह से उसका प्रयोग करते हुए आएंगे तो एक बहुत अच्छा योगदान मिलेगा हमें। तो संस्कृतियों को जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए टॉल्स्टॉय का नाटक पावर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस को लिया जा सकता है, जिसे जैनेन्द्र कुमार जो है पाप और प्रकाश में अनुवादित किया। इस नाटक में हृदय परिवर्तन की भावनाओं को आकार दिया गया है। टॉल्स्टॉय ने पार्श्विक पात्रों को परिवर्तन करते हुए देखा जा सकता है। तो अब टॉल्स्टॉय के जो पार्श्विक पात्र हैं के परिवर्तन को देखा जा सकता, किसमें? अनुवाद में। जैनेन्द्र के नाटक की केंद्रित मंत्रणा को संजित हुए पात्र देश और संस्कृति को उनके देश अनुसार बनाकर उसे मूल रचना की तरह परिवर्तित करना संभव है। इसे कहते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रेमचंद द्वारा किए गए विभिन्न अनुवादों को देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय ने कई विदेशी रचनाओं का अनुवाद किया, जिसमें मौजूद विचारधारा और प्रभाव ने मूल कला की भव्यता को कम नहीं किया है। इस बीच रघुवीर सगाई की लेखनियों में शेक्सपियर के मैकबेथ अनुवाद का नाटक पर ध्यान आकर्षित किया जाए तो जिसे उन्होंने वर्णम वन नाम से अनुवादित किया है। इस अनुवाद में मूल रचना की केंद्रीयता को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इसकी पूरी रचना को उनकी भावनाओं के अनुसार समायोजित किया गया है। उसमें स्थानीय भावना नाटक में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसके बजाय इस नाटक में हरिवंश राय बच्चन, रांगे राघव तो जैसे लोगों द्वारा गया अनुवाद भी है, लेकिन ये सभी अनुवादक भाषिक विन्यास से बाहर रचना को उजागर करने में असफल रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोगों ने शेक्सपियर नाटक का अनुवाद किया। अब इन लोगों ने जितने भी किया है वहां पे हम देखेंगे कि जो है भाषा जैसी भाषा है, भाषा का जो विन्यास है, जो उसको सुरक्षित रखना, अब कुछ लोगों ने इसको स्वतंत्रता रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने का कोशिश किया कि भाव मात्रा आ जाए।
अगर हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन, रांगे राघव, और इन दोनों के ही हम देखें नाटकों में, तो जो अनुवाद किया है शेक्सपियर के मैकबेथ में, तो बहुत अंतर दिखता है हमें। सिर्फ भाव को लेना है या भाषिक संरचना को लेना है, तो यहां पे अनुवादक को ध्यान देना होगा। अर्थात अनुवादक की सृजनात्मकता के लिए जरूरी है कि मूल कृति को उसके संपूर्ण सांस्कृतिक आयामों में समझना और देश काल के अनुरूप उपयोग करना चाहिए। अनुवादक की संरचनात्मकता और सफलता के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद। सृजनात्मक साहित्य का जब अनुवाद, अब यहाँ पे हम देखें, पहले हमने सृजनात्मकता पर बात की, तो अब सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर हम किन बातों पे ध्यान दें। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए उसके तकनीकी पक्ष से परिचित होना आवश्यक है। साहित्य और अनुवाद के संबंध तथा उसको ज्यादा से ज्यादा मौलिक बनाना हेतु तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत अब उसके ऐसे पहलुओं पर विचार करना जरूरी हो जाता है जिनके बिना सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कल्पना मात्र लगता है। यह अनुवाद के दौरान आए मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकारों, छंदों और वो जो रचना का जो जो विन्यास है, मतलब जो वाक्य विन्यास है, भाषिक लय है, आत्मसत्ता, जो उसमें उसमें जो आत्मा है, विषय की जो आत्मा है, उसको पहचानना जरूरी है। इन पैमानों पर ध्यान देकर ही कोई अनुवाद सफल हो सकता है और मूल कृति के सापेक्ष आस्वाद प्रदान कर सकता है। तो मूल कृति के समान जो भाव है वो प्रस्तुत कर सकता है। अब मुहावरा को ले लीजिए, सिर्फ मुहावरे का प्रयोग किसी भी भाषा की अर्थ बहुलता का सबसे उत्तम पक्ष है। किसी भाषा की व्यंजना शक्ति का पता उसके मुहावरे से ही चलता है, क्योंकि मुहावरे किसी भाषा के सांस्कृतिक व सामाजिक पहलुओं से जुड़े होते हैं, इसलिए वे अपने उपयोग में अपनी सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। इसलिए मुहावरों को अर्थ बहुल वाक्य, भाव विपुल कथन और लक्ष्य भेद व्यंजन भी कहा जा सकता है। रचना में व्यक्त कथ्य के अभिप्रेत अर्थ को कुशलता व प्रभावशालीता के साथ व्यक्त करने में मुहावरों का उपयोग महत्वपूर्ण है। जो अनुवादक स्रोत भाषा के मुहावरों को लक्ष्य भाषा के सांस्कृतिकता से जोड़कर उसका अर्थ नहीं कर पाता, वो रचना की शक्ति को अनुवाद में नहीं ला पाता। यह यादगार तरीके से बोले जाने वाले अर्थ को बेहद स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्रोत भाषा के मुहावरों को लक्ष्य भाषा की सांस्कृतिकता से जोड़ना अर्थ करने में असमर्थ अनुवादक मूल रचना की शक्ति को अनुवाद में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक मुहावरा लिया जाए, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार विरवान के होते चिकने पात, यानी संभावशील पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। दोनों मुहावरों का संबंध उनकी भाषिक संस्कृति और देशकाल की परिस्थिति से है। तो यहां पे मुहावरों का अनुवाद करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे अनुदित होकर मूल पाठ में प्रयुक्त मुहावरों के अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं तो उसका अर्थ संकोच ना करें। अंग्रेजी में मुहावरे के लिए इडियम शब्द का प्रयोग होता है, तो हिंदी में मुहावरे, अरबी में मुहावरा शब्द से आता है। पहले इडियम को भाषा शैली के अर्थ में समझा जाता था, लेकिन अब इसे भाषा के विशिष्ट अभिव्यक्ति, पद या भाषा संरचना के अर्थ में समझा जाता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार ये peculiarity of phraseology approved by users and often having a meaning other than its lexical grammatical one, अर्थात साहित्य में ऐसे भाषा का प्रयोग इडियम या मुहावरे है जिसका अर्थ तर्क या व्याकरण की दृष्टि से भिन्न होता है। अब मुहावरे जो है वो संस्कृति से बांधे होते हैं, तो एक एक विशिष्ट अर्थ देते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से भिन्न होते हैं। मुहावरे किसी भी भाषा का अभिव्यंजन जो होता है
उसमें जो अभिव्यंजना शक्ति होती है उसको बढ़ाने की क्षमता रखता है। मुहावरे के अभाव में भाषा अपनी व्यंजना खो देती है, इसलिए सृजनात्मक साहित्य में मुहावरों के अनुवाद पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए शुद्ध भाषा के मुहावरों का लक्ष्य भाषा में समानार्थक या उपयुक्त पर्याय खोजना पहली शर्त है। पाठ के अनुसार संवाद या अनुच्छेदों को केवल आशयों में ग्रहण करने की विवशता होने की स्थिति में मुहावरों के शाब्दिक अर्थ से भी काम चलाया जा सकता है। अनुवादक में सृजनात्मक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मुहावरे के अनुवाद की अनिवार्यता बढ़ जाती है। मुहावरों के महत्व को रेखांकित करने के लिए कहा जाता है कि जो जाने मुहावरों का मर्म वो जाने वेद का मर्म। अंग्रेजी में फ्रैगमेंट ऑफ ओल्डर विजडम, यानी प्राचीन पंडितों के सूत्र कहकर इसकी महत्व को निरूपित किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में मुहावरों की भूमिका अहम है, क्योंकि सही अर्थ में वही है उसे सांस्कृतिक रूप तक बनाने में सर्वाधिक सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक अंग्रेजी का मुहावरा ले सकते हैं, एज यू सो यू शैल रीप, एज यू सो शैल यू रीप। इसका समानार्थक और इससे भी अधिक व्यंजक हिंदी मुहावरा है, जैसे करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि अनुवादक में कल्पनाशीलता हो तो मूल पाठ के मुहावरों से भी अधिक प्रभावी मुहावरों की खोजी जा सकती है, जो लक्ष्य भाषा के देश काल के अधिक अनुरूप हो। इसी प्रकार एक अन्य मुहावरा है, तो बिल्ड कैसल्स इन दी एयर। इसका समार्थ हिंदी मुहावरा देखा जा सकता है, कितने अर्थपूर्ण है, जैसे ख्याली पुलाव पकाना। कहने का आशय यह है कि मुहावरे भाषा की समानार्थक होते हैं और सृजनात्मक साहित्य में उनकी बड़ी अर्थपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अनुवादक में कल्पनाशीलता और गहरी सूझबूझ को रखना चाहिए। इस प्रसंग में देसी भाषाओं के उन मुहावरों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है जो आम बोलचाल की भाषा में सहजता से प्रयोग होते हैं, जैसे पेनी वाइज, पाउंड्स, फुलिश जैसी मुहावरे हैं जो इसमें समतुल्यता और अधिक अर्थ बहुलता है। वे हैं नाव की लकड़ी नव्वे खर्च। निष्कर्ष कर सकते हैं कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में मुहावरों के अनुवाद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य भाषा की प्रगति, देशकाल, संस्कृति और सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए कृति की मांग के अनुरूप यदि प्रयत्न किया जाता है तो अनुवाद को सृजनात्मक बनाने में मदद मिलती है। लोकोक्तियों का महत्व, उदाहरण ये कहावत या अंग्रेजी में प्रॉवर्ब कहा जाता है। जैसे अब लोकोक्तियों के उदाहरण पर हम बात करेंगे तो ये वाक्यांशों से भिन्न है, लेकिन अर्थ में इसके कई अर्थों में और संदर्भ में किया अन्य शब्दों में समान या कहने के लिए उपयोग किया जाता है। लोकोक्ति या कहावत, कहावत को अंग्रेजी में प्रॉवर्ब कहा जाता है। यह वाक्यांश से भिन्न है, लेकिन अर्थ में इसके कई अर्थों में और संदर्भों में यह किसी अन्य शब्दों के समान है या ये कहने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर उदाहरण या कहावत का सारांश उस शब्द की अभिव्यक्ति के लिए है जो संक्षिप्तता में एक गहरी सच्चाई को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में प्रॉवर्ब के विवरण में A proverb is a short pithy saying in frequent and widespread use conveying a basic truth of a practical percepts कहा जाता है। उदाहरणों के बारे में ये सभी धारणाएं ज्ञान होती हैं और ये किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति का एक बहुत सफल माध्यम है और उस भाषा की संस्कृति के अनमोल स्रोत भी हैं। ये जीवन के सत्य एक संबंधी रखती है, अर्थात जो जीवन के गहन अनुभवों को पकड़ती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। प्राचीन उदाहरणों में उस भाषा के समाज का सामान्य प्रचलन जैसी कि कथा, परंपरा, धर्म और
वर्तमान जीवन की स्थितियों का विवरण एक अनुकूल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। किसी भी भाषा की समृद्धि उसके उदाहरण पर आधारित होती है। हिंदी कई भाषाओं और बोलियों से समृद्ध है, इसलिए इसके उदाहरण, कहावतें और वाक्यांश अन्य भाषाओं के मुकाबले बहुत विशेष हैं। इसका कारण यह है कि किसी भी भाषा का साहित्यिक अनुवाद विशेष रूप से अंग्रेजी, यूरोप और लैटिन अमेरिकन साहित्य के माध्यम से पहली बार में पूर्णता और अनुभव करने के लिए आवश्यक है। अनुवाद को अपनी भाषा की पूरी संरचना की और परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता होती है। अब जब हम अंग्रेजी के एक उदाहरण को देखते हैं तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, कढ़ाई से निकलकर आग में गिरा। पर यदि इसका समानार्थी खोजें तो हिंदी में बहुतेरी लोककृतियां मिल जाएंगी। असमान से गिरा, खजूर में अटका, गीदड़ गीदड़ से बचा तो शेर सामने आदि। हिंदी में लोकोक्तियों की भरमार और यदि सावधानी से काम किया जाए तो आश्चर्यजनक काम संभव है। इस तरह के कई मुहावरे यहाँ पर फैलाए जा सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करके अनुवाद की कला को बढ़ाया जा सकता है। अब आमतौर पर अनुवाद में इस्तेमाल होने वाले कुछ मुहावरों के अंग्रेजी समक्ष पर नजर डालते हैं। हिंदी मुहावरों के साथ तुलना करने पर यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी मुहावरों की संख्या कम है। यह दिखाता है कि अंग्रेजी में आमतौर पर मौजूद अधिकतर मुहावरों के हिंदी में समकक्ष हैं। कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो हर भाषा में होते हैं पर वे दूसरी भाषा के समाज में आसानी से नहीं मिलते। उस स्थिति में अनुवादक को शाब्दिक अनुवाद के समर्थक में अपनी कल्पना का उदाहरण देते हुए उसे संक्षिप्त रूप में बदलना आवश्यक होता है। ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मुंह में राम बगल में छुरी। डू लिव रोम एंड क्लैश विद पोप, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। यह भी ध्यान देने की बात है कि जब भारतीय भाषाओं को हिंदी में अनुवादित किया जाता है तो आने वाले मुहावरे या कहावतें थोड़े बदलाव के साथ एक जैसी होती हैं। उनका प्रयोग व अनुवाद करते समय थोड़ी सावधानी बरतने पर काम आसान हो जाता है और अनुवाद हिंदी की प्रकृति के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए अंधों में काना राजा को ले लें। इसे गुजराती में अंधलामो कानो राजियो, बंगला में अंधेरे देशे काना राजा। तो भोजपुरी लोककृतियां हैं जहां पेड़ ना काटूं ताहू रोड प्रधान, जहां पेड़ ना काटूं तहां रेंड प्रधान। अर्थात जिस देश में कोई पेड़ पौधा नहीं होता वहां एरंड का पौधा ही प्रधान हो जाता है। तो इस तरह के कई, तो आप यहां देख रहे हैं कि लोककृतियों का सिर्फ भारत में एक समान अर्थ वाले, जो समानार्थक अर्थ वाले हैं, उन लोककृतियों का भारत की कई भाषाओं में जो है वो मौजूदगी देख रहे हैं, उसकी प्रस्तुति देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थ में भिन्नता है या शब्दों में भिन्नता है। विषय वस्तु, व्याकरण और भाषा के अर्थ पर विचार की कल्पना करते समय अनुवादक कला निर्माण और उसके ढांचे के कितने सारे विविधता वो में होता है, उसकी अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल काम है। जहां स्पष्ट संरचना कितनी आसान है वहीं सूक्ष्म संरचना इसके विपरीत कितनी कठिन होती है। अनुवादक अपने देश, समय और भाषा के अनुसार काव्य को तैयार करने के प्रयास में काव्य की भावना, उसमें व्यक्त विचार और उसके घटनाक्रम के हिस्से को दूसरी तरह से उजागर करना चाहिए। यह अनुवादक के अंतर्निहित ज्ञान और उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। उसे काव्य के अंतर्गत विवरण को कितनी गंभीरता से संभालना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए कालिदास द्वारा लिखित
मेघदूत, वाल्मीकि का रामायण या भावभूति के उत्तर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हैं। तो इसमें अनुवाद करते समय उनकी भावनाओं को हिंदी में समाहित करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसके पहले किए गए सभी अनुवादों में देखा जा सकता है। इसी प्रकार शेक्सपियर के मैकबेथ या हैमलेट जैसे ग्रंथों का अनुवाद करते समय हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं स्वीकार करना, अनुवाद एक शब्द में जो शब्दों का जो प्रयोग होता है उसमें जो है वो अनर्थ जैसी चीजें सामने लेके आ सकती हैं। तो हमें संस्कृतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, अनुवादक के लिए कई कला क्षेत्र में कल्पना, दृश्य, स्थान और इसके लिए नाम भी बदले जाते हैं और ध्यान केवल अनुवाद के विचार में ही समाहित होते हैं। तो अब जब अनुवाद करेंगे तो फिर अनुवाद करते समय वहाँ पे अगर उसको छूट है तो फिर वो वहाँ पे कुछ और परिवर्तन लेके आते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो विषय वस्तु है वो एक प्रमुख चीज है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए और अनुवादक को उस पर गंभीरता से जो है सतर्कता बरतनी चाहिए। शैली, ये समझने के लिए अनुपात में है कि भावनाओं को बदलते हुए उसे अनुवाद में ढालना कठिन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए शैली को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए मूल रचना की भाषा में रूप, संकेत और शब्द रचना को समझकर इसके लिए बदलाव बनाना बहुत कठिन है। अनुवादक को भाषा और शैली की बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, तब वो कलात्मक रूप से अनुवाद कर सकेगा। मेरे विचार और कहावतों के बारे में मेरे कला के तरीके को बिना सीखे हुए ये संभव नहीं है। मूल और लक्ष्य भाषा के अंतर्निहित रूप को समझना कलात्मकता अनुवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अंग्रेजी और हिंदी के उदाहरण में देखा जा सकता है। दिस लेटर लैक्स वार्म्स का मतलब है कि इस पत्र में गर्मी की कमी है या इस पत्र में प्रेम की कमी है, स्नेह की कमी है। यहाँ पे वार्म्स को का प्रयोग किया है तो वो एक प्रकार के स्नेह की और एक, या हम कहें कि एक जो आत्मा है उसकी कमी कह रहे हैं। इस प्रकार भाषा की विशेषताओं पर ध्यान रखना चाहिए और रूप और संकेत को भी अच्छी तरह से समझकर सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। रूपों को उनकी प्रकृति जो है जिस तरह से उसकी प्राकृतिकता के अनुसार और संकेतों के स्तर और रचनाओं में उत्पादकताओं के अनुसार बदलने से अनुवाद का काम और भी सर्जनशील बन जाता है। तो इस शैली की प्रधानता बहुत प्रमुख है, क्योंकि शैली जो है हमें एक बहुत ही अभिव्यक्ति में या उसमें एक सुंदरता, सौंदर्य को लाने में प्रयोग की जाती है। तो कुछ जैसे वॉर्म्स की बात हमने किया, तो फिर वॉर्म्स जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमें बता रहे हैं कि उसमें एक प्रकार की गर्मी नहीं है, तो वो गर्मी हमें चाहिए है। स्नेह जिसको हम कहें उसमें स्नेह चाहिए, तो ये स्नेह जो है हमें तभी मिलेगा जब उस वाक्य में उसको हम प्रयोग करें। ऐसे ही हम उसमें देख नहीं सकते। तो यहाँ पे हम सृजनात्मकता को देखेंगे अनुवाद को संबंध में, तो किस तरह से हम ये समझते हैं कि अनुवाद में सृजनता की जरूरत है, विषय में, शैली में, मुहावरे और लोकोक्तियों में इसकी आवश्यकता है। तो जब रचना की पूरी रचना को समझते हुए उसका अनुवाद करना, तब लय का अनुवाद होता है। तो शब्दों के संदर्भ से लेकर पहली रचना की पूरी संरचना में से उसके आवाज को लेकर और लय में उसको फंसना होता है, तो फिर पकड़े बिना सृजनात्मक अनुवाद के लिए संभव नहीं है। तो सृजनात्मक अनुवाद में लय को पकड़ने की जरूरत है, तभी जाकर हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अंततः में अनुवाद की सफलता का क्या मतलब है, ये बुनियादी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये द्वितीय श्रेणी का काम है। सृजनात्मक अनुवाद हर बार एक निर्माण होता है और जो संबंधित होता है। मूल बनाने के लिए बुनियादी पुनर्निर्माण अनुवाद की तर्कसंगतता है, क्योंकि ये रचनाओं के दायरे को बढ़ाता है। अन्य देशों, समय और वहाँ के जो
परिवेश हैं वहाँ पर सृजनात्मकवाद कैसे काम हो सकता है, इस पर हमें ध्यान देना है। लेकिन ये समानांतर के लिए भी होता है। एंड्रे लेफेरवेयर ने इसे पुनर्लेखन, रीराइटिंग कहते हैं, और सुचित मुखर्जी इसे अनुवाद की आंतरिक व्याख्या में नया लेखन कहते हैं। तो एंड्रे लेफेरवेयर, उन्होंने इसे रीराइटिंग, पुनर्लेखन कहा, और सुचित मुखर्जी से न्यू राइटिंग, नया लेखन कहा। तो ये सब संदर्भ जो है वो अनुवाद और साहित्य MTT 15 इग्नो पृष्ठ संख्या 9 से 21 से लिया गया है। मतलब उसके उदाहरण से और उसके भाव, ये सब उसी से संदर्भ के रूप में लिया गया है इस पुस्तक से। कुछ वाक्य हैं जिसको हम देखेंगे। आई एम डायरेक्टेड टू से, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। आई हैव द ऑनर टू से, सादर निवेदन है कि, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, इन एडवांस पहले से, अग्रिम, इन एंटिसिपेशन ऑफ की प्रत्याशा में, इन एनी केस बार इवेंट किसी भी दशा, हालत, स्थिति में, इन एनी फॉर्म किसी भी रूप में, इन एसोसिएशन विद के साथ मिलकर, इन केस इट अपीयरेंस यदि प्रतीत होता है या यदि प्रतीत होता हो, इन कॉम्प्लायंस विद का पालन करते हुए के अनुपालन में, इन कन्फॉर्मेशन ऑफ की पुष्टि में, इन कन्फॉर्मिटी विद के अनुरूप, इन कनेक्शन विद के संबंध सिलसिले में, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, इन कंसल्टेशन विद से परामर्श करके, इन कॉन्टैक्ट विद के संपर्क में, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ को ध्यान में रखते हुए, इन कंटिन्यूएशन के आगे के कर्म में, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ के विपरीत का उल्लंघन करते हुए, इन डिटेल विस्तार से, इन ड्यू कोर्स यथा समय, समय से यथावधि। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तक एवं अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रवृत्ति, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी। अनुवाद और साहित्य MTT 15 इग्नो। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। इन सबसे सामग्री को लिया गया है, संदर्भ के रूप में जोड़ा गया है। खासकर अनुवाद और साहित्य MTT 15 इग्नो, इससे सामग्री को लिया गया है, संदर्भ के रूप में जोड़ा गया है, उदाहरणों को भी लिया गया है, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, और आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।